पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। हिंदी व्याकरण की बात हम कर रहे हैं और आज संधि भाग 9। मित्रों, इस भाग में हम आज एक महत्वपूर्ण नियम की चर्चा करने वाले हैं। व्यंजन संधि का ये अंतिम पार्ट है। उसके बाद में हम विसर्ग संधि और स्वर संधि पर चर्चा करेंगे। देखिए, आज का जो नियम है वो ये है कि कुछ शब्द जिसमें मूलतः न होता है, लेकिन न जो है वो न का न बन जाना या न का न में परिवर्तन हो जाना, ये कैसे होता है, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे शब्द हैं, प्रमाण है, परिणाम है, परिमाण है, परिणत है, परिणिति है, प्रणोद है, प्रणिधान है, परिणिपात है, प्रमाण है, परिणाम और परिमाण है, ऋण है, तृष्णा है, तुष्णीक है। ऐसे बहुत सारे रामायण शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इस नियम की परिधि में आते हैं। लेकिन इस नियम की हम चर्चा करें उससे पहले किसी मित्र द्वारा, क्योंकि ये सार्वजनिक कक्षाएं हैं, और किसी मित्र द्वारा संधि भाग 8 के विषय में कुछ संदेह व्यक्त किया गया। मैं पहले उसके बारे में बात कर लेता हूं 2 मिनट के लिए। मित्रों, संधि भाग 8 को आप ढंग से देखिएगा। देखिए, वहां पर नियम यह था कि स का श बन जाना, मानी दंत्य सकार जो है उसका मूर्धन्य शकार कब बन जाता है, और उसको लेकर हमने चर्चा करी थी। मैंने आप लोगों के बीच में आया था। तो स का श कब बन जाता है, और फिर श के बाद में आया हुआ जो त, थ और जो न है वो क्रमशः ट, ठ और न में बदल जाता है। संधि भाग 8 का ये मूल विषय था, और वहां पर मैंने आपको बहुत सारे शब्द बताए थे, जैसे निष्ठुर बताया, नैष्ठुर्य बताया, निष्ठा बताया, प्रतिष्ठान, अधिष्ठान, युधिष्ठिर, बहुत सारे शब्द है। और मैं मेरी सबसे पसंदीदा जाति जिसको मैं विद्यार्थी वर्ग कहता हूं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि इन शब्दों को बार बार रैंडम कीजिएगा। इस संसार में जिस व्यक्ति के पास जितना बड़ा शब्दकोश होता है वह व्यक्ति उतना ही बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से सीखता है। हमारी सोच हमारे आसपास के वातावरण की प्रोडक्ट होती है। मित्रों, आप जैसी संगति में बैठोगे उसी प्रकार के आपके विचार और दृष्टि, और जैसी दृष्टि हमारी होती है, हम सभी जानते हैं कि यह दृष्टि ही हमारी सृष्टि का निर्माण करती है। हमें जीवन में क्या होना है, किस तरह से होना है और हम क्या होने वाले हैं, ये आज की हमारी जो संगत है उसका फल है। तो शब्दों से संगत कीजिएगा, और उसका जो फल मिलने वाला है वो मीठा है निश्चित रूप से। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बंधुओं के लिए तो ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। चलिए मित्रों, यहां पर कुछ शब्द थे, उनके बारे में मैं पूरी चर्चा नहीं कर रहा। एक शब्द देखिएगा, जैसे मैंने एक शब्द लिखा वी और स्था, और एक शब्द लिख दिया मैंने अधि और स्थान, और एक शब्द लिख दिया मैंने अधि और स्थित। तो यहां पर उस नियम से, संधि भाग 8 वाले नियम से, ये शब्द बन रहा है विष्ठा, और यहां पर ये शब्द जो बन रहा था वो अधिष्ठान। इस तरह से ये शब्द बन रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये स जो है वो श में बदल रहा था, और था जो है वो ठा में बदल रहा था। ये सीधा सीधा नियम था। लेकिन इस नियम के अपवाद के रूप में मैंने बताया था कि एक शब्द है कि वी और स्थापित। अब इस वी और स्थापित को हमें संधि विच्छेद नहीं मानना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वी और स्था से, जैसे ये स का ये वी आया, ये भी वी है, यहां भी स्था है, यहां भी स्था है, कहीं इस शब्द के साहचर्य पर, इस शब्द की संगति को सभी शब्दों में मानते हुए हम इसको कहीं विस्थापित नहीं कर दें, विस्थापित नहीं कर दें, इसलिए इस शब्द की चर्चा करी थी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये शब्द वि और स्थापित से विस्थापित नहीं बनेगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि ये विस्थापित है, तो यहां पर संधि विच्छेद का प्रश्न नहीं है। यहां पर सवाल ये उठता है
कि जैसे वि और स्था से विष्ठा बना था वैसे कहीं विष्ठापित तो नहीं बन जाएगा, तो ऐसा नहीं बनाओ, इसलिए अपवाद के रूप में। इसी तरह से मैंने आपको अभिसार शब्द दिया था, मैंने आपको एक शब्द लिखा था अभि और सिक्त, याद कीजिएगा, अभि और सेक, अभि और सिक्त, अभि और सिक्त। तो ये शब्द जो है वो क्या बनेगा, देखो अभी है, ये संधि विच्छेद तो नहीं है लेकिन इस नियम की परिधि में आ रहे, जैसे ये भी संधि विच्छेद नहीं है लेकिन उस नियम की परिधि में आ सकते थे, इसलिए अपवाद रहेगी। तो अभि और सिक्त से ये शब्द क्या बनेगा, अभिषिक्त बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे नी और स्था से हमने क्या बनाया, पहले निष्ठा बना, अब ये निष्ठा शब्द बना। इसी तरह से नी धातु की वृद्धि हो गई और नई और स्थिक जो शब्द था उसको जब आप जोड़ दोगे तब ये शब्द नैष्ठिक बन जाएगा, उस नियम की परिधि में आ जाएगा। लेकिन जब प्रत्यय की दृष्टि से इसकी बात करेंगे तो इसमें नी उपसर्ग है, इस नैष्ठिक शब्द का विश्लेषण कर रहा हूं, स्था इसमें मूल शब्द है तो निष्ठा बन गया, और इसमें हिंदी की दृष्टि से इक और संस्कृत की दृष्टि से ठक प्रत्यय है, और इक प्रत्यय लगने से आदि वृद्धि हो जाएगी। इसलिए जब शब्द व्युत्पत्ति की जब मैं बात करूंगा तो नी स्था और इक से नैष्ठिक शब्द बनाइएगा, और नहीं तो जो है नई और स्थिक से नैष्ठिक इस तरह से बनेगा। इसी तरह से नई और स्थूर्य शब्द, स्थूल शब्द था, और यहां पर यह शब्द क्या बना, नैष्ठूर्य, जो भाववाचक शब्द है, ये ध्यान रखिएगा, नैष्ठूर्य ये भाववाचक शब्द है। इस प्रकार से हमें इनके विषय में समझना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह होता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा समझा देना भी जी का जंजाल हो जाता है। तो जितने भी विद्यार्थी इन कक्षाओं को सुनते हैं मित्रों, मेरा आपसे एक स्वार्थ है, और वो स्वार्थ ये है कि मेरा युवा वर्ग जो है उनके लिए मैं कितना योगदान कर पाऊं। मैं चाहूं तो मुझे आवश्यक नहीं है कि मैं आपको इन कक्षाओं के बारे में जानकारी दूं और ये पठन और पाठन कराऊं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मुझे सोना नहीं है, मुझे एक शिक्षा का भी एक ऋण होता है, वह ऋण मुझे उतारना है, और उस ऋण को उतारने के लिए मैं आप लोगों के साथ आता हूं। लेकिन आप लोगों से एक उपहार में मांगना चाह रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी कक्षा जो है उसको ध्यान से सुनिएगा, और सुन करके फिर उसके बाद में फिर भी यदि कहीं कोई समस्या हमें आ रही है तो उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ऐसा संभव है कि मनुष्य कदाचित कहीं पर, वैसे ऐसे होगा नहीं, लेकिन कदाचित कहीं पर यदि कोई अशुद्धि हो रही है तो उसके बारे में हमें बहुत विस्तार से और खुले दिमाग से बात करनी चाहिए। चलिए, ये जो है संधि भाग 8 के विषय में कुछ चर्चा जो मुझे बहुत आवश्यक लगी, इसलिए मैंने कर ली, नहीं तो नहीं। चलिए, क्योंकि जो हो सकता है कि ये भ्रांति विद्यार्थियों में आ जाए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वो अपवाद के स्वरूप मैंने उन शब्दों को लिया था। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम की चर्चा कर रहे हैं, और वो ये है कि ऐसा कौन सा नियम है जिसमें किसी शब्द के अंत में या मध्य में आया हुआ जो न है वो मूलतः तो न होता है, लेकिन ये न बन जाता है। देखिए, मैं एक शब्द आपको इससे अलग देता हूं, संधि से अलग, इसको संधि मत मान लेना। रम धातु है और अनीय प्रत्यय है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं पूरी मेरी शक्ति के साथ आप लोगों के साथ जो है इस प्रकार की शब्दों की चर्चा करता हूं, और यह भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बौद्धिक पराकाष्ठा वहां तक है कि मैं जो कह रहा हूं उसका अर्थ आपको स्पष्ट हो रहा है। मित्रों, रम धातु है, अनीय प्रत्यय है, तो यहां पर र का देखिए, र का र, म अनीय वाला अ जुड़ गया। धातु हमेशा अनंत होती है, रम रमने अर्थ में आती है, अच्छे अर्थ में आती है, और फिर ये इस र के कारण ये जो न था ना, ये ण बन गया, ये नीय है तो ये रमणीय बन गया। ये शब्द आरपीएससी में हिंदी में पूछा गया। एग्जामिनर ने ये पूछा था कि रमणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय, उसने ऑप्शन में एक तो अनीय दिया और एक अणीय दिया। तो विद्यार्थियों को जिसको संधि नियम का ज्ञान नहीं था उसने क्या कर दिया, अणीय कर दिया, क्योंकि अणीय दिखाई दे रहा है। लेकिन मित्रों, मूल जो प्रत्यय है वो अनीय होता है, वो संधि नियम से न का ण हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जिसमें न का न हो जाता है। तो आइए वो कौन सा नियम है उसकी बात करते हैं। मित्रों, ये नियम रहा, लिखिएगा। नियम ये कहता है कि
किसी भी पद में, अखंड पद में कहीं पर भी री आ जाए, र आ जाए अथवा श आ जाए और इसका योग न से हो रहा है, तो ये जो न है उसका ण बन जाता है। बहुत सरल सा नियम है। किसी शब्द में री आ रहा है, र आ रहा है और श आ रहा है, तो उसके बाद में आया हुआ जो न है वो ण बन जाता है। ये नियम है। जैसे इसमें र आया और र का क्या बन गया बोलो, र के बाद में अन्य था, अन्य में जो ये नी था उसका नी बन गया, शब्द बन गया अण्ये। इसी प्रकार से सर्वत्र समझना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा और आगे यदि खोल के बताऊं तो री, र और श के बाद में आया हुआ न का न हो जाता है, लेकिन होता कहां पर है? जब क वर्ग का कोई भी वर्ण बीच में आए तो हो जाएगा। यदि प वर्ग का कोई भी सदस्य, कोई भी वर्ण, पांचों वर्णों में से प वर्ग में से कोई भी आएगा तो भी होगा। यदि अंतस्थ माने य व ल आएंगे तब भी न का न हो जाएगा, और कोई भी स्वर आ जाएगा तब भी न का न हो जाएगा। बाकी च वर्ग, ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, ये 15 वर्णों के 15 वर्ण इन री, र और श के बाद में आ जाएंगे तो न का न नहीं होता। इतना उलझने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कक्षा को हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं विद्यार्थी जिनको शुरू से सीखना है, कुछ ऐसे हैं जो यहां तक है, कुछ ऐसे हैं जो बहुत शिखर पर है। तो उनके लिए यह जरूरी है कि ये वर्ण आएंगे तभी इस न का न होगा। बाकी जो 15 वर्ण है उनके आने से न का न नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, इसके बाद में कोई तुरंत न होगा तो उसका न हो जाएगा, तो उसमें व्यवधान की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलो मैं शुरू करता हूं। मित्रों एक उदाहरण लेते हैं हम, री और न। ये एक शब्द है री और न। देखो री आया और री के बाद में न आया तो ये शब्द क्या बना? ऋण। हम जानते हैं ना, ये ऋण शब्द हिंदी में बहुत काम आता है। एक शब्द है पितृ और एक शब्द है ऋण। हम जब स्वर संधि में बात करेंगे, और ये शब्द कई परीक्षाओं में हिंदी में पूछा गया है। ये शब्द पितृण, देखो पितृण को ऐसे लिखते हैं। ये वाला जो पितृण है ये हिंदी में चल रहा है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है। पितृ और ऋण, तो शब्द क्या बनता है? पितृण। इसी तरह से मातृण, री बढ़ाएगा, होत्रीकार, स्वश्रीकार, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, वहां पे बात करेंगे। ऋण का संधि छेद है री और न। ये कक्षाएं, ये भी ध्यान रखिए कि हिंदी में जिनको जिस रूप में मान्यता है उसी की बात कर रहा हूं। संस्कृत की दृष्टि कुछ और हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। संस्कृत में त प्रत्यय हो सकता है, त का न बन सकता है, लेकिन वह प्रक्रिया हिंदी में नहीं चलती। इसी तरह से मित्रों, री के बाद में नी आ जाए, मानी ऋण को लेने वाला, तो ये शब्द बन जाता है ऋणी। तो ऋण क्या है? भाववाचक है, ये ध्यान रखना। और ऋणी एक विशेषण है। इन शब्दों को जिस रूप में मैं पढ़ा रहा हूं उस रूप में आप पढ़िएगा, और कोई भी परीक्षा में जाइएगा, कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो ऋण हो गया और ऋणी हो गया, दो शब्दों से हम मुक्त हो गए आज के बाद। चलिए, एक शब्द हमारा इसी तरह से त्रि शब्द है और न है, त्रि धातु है, और त्रि के साथ में न, तो शब्द क्या बनेगा बोलो? तृण। तो त्रि और न से तृण बनता है। इसी तरह से मित्रों एक शब्द है वी उपसर्ग है, त्रिश और ना। त्रिश मूल शब्द है और ना को हम यहां पर प्रत्यय मान ले, तो वी उपसर्ग है, त्रिश और ना, इसको जोड़ दोगे तो शब्द क्या बनता है बोलो? वी तृष्णा। यदि तृष्णा का पूछे तो त्रिश और ना, तृष्णा और वितृष्णा का संधिच्छेद पूछ रहे हैं तो वी त्रिश और ना। इसमें ना है, ये जो ना है इसका ना बना है, यह हमें ध्यान रखना है। तो चलिए, अभी तक हमने हमारी आज की कक्षा में ऋण, ऋणी, तृण और वितृष्णा, इनकी बात करें। आगे चलते हैं, आइए मित्रों। एक शब्द है परि और नथ। नथ का अर्थ होता है झुका हुआ, जो चारों ओर से, पूरा अंतःकरण से, संपूर्ण अंतःकरण से जो झुका हुआ होता है। देखो र आया है और र के बाद में न है, तो क्या करूंगा बोलो? परिणत, झुका हुए को कहते हैं, ये ध्यान रखना। एक शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द मैं दे रहा हूं, इसको मोस्ट कर लेना। परि और नति शब्द होता है और शब्द बनता है परिणति। परिणति, परि और नति शब्द है, और इसी तरह से परि और नीति शब्द है। नी में नी बड़ा होता है, तो यह शब्द बनता है परिणीति। इसमें हम क्या करते हैं? परिणीति को कदाचित इस प्रकार से लिख देते हैं, जो कि गलत है मित्रों, ये ध्यान रखिएगा।
उस कार्य की परिणति क्या हुई, परिणति परिणति, लेकिन परिणति इस तरह से ये गलत होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से परिमणि चारों ओर से नए मणि ले जाना, याद रखिएगा नए का अर्थ ले जाना होता है, इसी से नायक शब्द बनता है। तो परि और नए से शब्द क्या बनेगा, परिणय। परिणय का अर्थ होता है विवाह, विवाह जो है उसको परिणय बोलते हैं। इसी तरह से परि और नेता, ये जो शब्द है ये शब्द बनेगा परिणेता, परिणेता। इसका अर्थ होता है, लिखिएगा विवाहित पुरुष। परिणेता जो शब्द है उसका अर्थ है विवाहित पुरुष। आगे चलता हूं, परि और नीता, तो शब्द बनेगा परिणीता, ये विवाहित स्त्री के लिए आता है, विवाहित स्त्री। संधि विच्छेद पूछे परिणीता का, तो परि और नीता, परिमणि चारों ओर से नीता मणि ले जाना, जो चारों ओर से संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ में जो स्त्री चली गई है कहीं पर, वह परिणीता है और इसका अर्थ होता है विवाहित स्त्री। चलिए, एक शब्द हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता लेकिन कई बार पूछ लेते हैं, परि और नेतु शब्द से शब्द बनता है परिणेतु, और परिणेतु जो शब्द है इसका अर्थ होता है पति या स्वामी, पति अथवा स्वामी। चलिए मित्रों, इसी तरह से परि वाले ठीक है, ये महत्वपूर्ण शब्द थे। आगे हम बात करते हैं। देखिए, प्र और एक शब्द और है जो कि महत्वपूर्ण है, परि और मान। इसका ये शब्द बनेगा परिमाण, इसको महत्वपूर्ण करना, परि और मान, और इसका अर्थ होता है नाप तौल। एक शब्द होता है परि और नाम, और इसका अर्थ होता है परि और नाम, और इसका अर्थ परिणाम हो जाता है, और उसका अर्थ है नतीजा, फल, परिणति, जिसको हमने कहा, ये अर्थ है। तो परिमाण का अर्थ नाप तोल, ये शब्द युग में भी कई बार आता है। परिमाण का मतलब नाप तोल होता है, और परि और नाम से परिणाम बनेगा, उसका अर्थ होता है नतीजा या फल। इसी प्रकार से एक शब्द है मित्रों प्र और मान। मान मापने को कहते हैं, प्रकृष्ट अर्थ में आता है, शब्द बनता है प्रमाण। भारतीय दर्शन में 4 प्रकार के प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। वैसे तो 8 प्रकार के प्रमाण है, लेकिन मुख्यतः प्रमाण है। प्रमाण का मतलब है किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप का जान करने के लिए जिन साधनों का उपयोग हम करते हैं वो प्रमाण है। इसी तरह से मित्रों एक शब्द है प्र और न, क्या बनेगा बोलो, प्रण, और प्रण में फिर अ जुड़ जाता है तो प्राण बन जाता है। प्र और आन से भी प्राण शब्द का बनता है। इसी तरह से प्र और यान, कोई जीव जब यहां से चला जाता है हम उसको कहते हैं प्रयाण। तो ये देखो प्र आया, उसके बाद में य आ रहा है, अंतस्थ है, और न है। इस प में आया हुआ जो र था उसके कारण क्या बना, जो न जो था उसका न बन गया, शब्द बन गया प्रयाण। इसी तरह से प्रयाण है, परि और नद्ध शब्द है, परिणद्ध मानी किसी चीज के लगा हुआ जो होता है वो परिणद्ध है। इसी तरह से मित्रों बहुत महत्वपूर्ण शब्द लिखा रहा हूं, एक प्र और निपात, प्रणिपात। प्रणिपात शब्द का अर्थ है श्रद्धा से किसी के चरणों में झुकना, जो है वह क्रिया जो है वो प्रणिपात है। निपात शब्द में नी उपसर्ग है, पत मूल था, पत से अ जुड़ेगा तो पात बन जाएगा निपात। प्र और निपात से प्रणिपात शब्द बनता है, प्रणिपात। इसी तरह से एक शब्द है प्र और निधान, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये भी, और शब्द बनता है प्रणिधान। प्रणिधान का मतलब होता है अपने समस्त कर्मों को ईश्वर में अर्पण कर देने की जो क्रिया है वो प्रणिधान है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्र और निधान से प्रणिधान बनेगा। तो प्रणिपात हो गया, प्रणिधान हो गया, परिणत हो गया। इसी तरह से किसी चीज को जब दबा देते हैं तो प्र और नोद शब्द क्या बनता है, प्रणोद, किसी चीज को दबा देना। इसी तरह से मित्रों एक शब्द बनता है प्र और न,
प्रणव, देखो प्र के बाद में न आया, न का न बन जाएगा, शब्द बनेगा प्रणव। ओमकार को कहते हैं, ओमकार की जो ध्वनि है वो प्रणव है। और इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग दर्शन के क्षेत्र में, योग दर्शन में हुआ, जहां पर महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का जो वाचक है वो प्रणव है। तो प्र और नव से शब्द बनता है प्रणव, उसका अर्थ होता है ओंकार। चलिए, तो ये बन गया। इसी तरह से प्रयाण है, प्रमाण हो गया। प्र और नेता, प्रणेता, किसी चीज को बनाने वाला या सम्मुख जो प्रस्तुत किया जाता है वो परिणेता होता है। परिणीत शब्द में लिखा चुका हूं, परि और नीत ये लिखा चुका हूं मैं, परि और नीत से परिणीत बन जाता है, उसके द्वारा प्रणीत। तो प्र और नेता, प्रणेता शब्द बन गया। तो मित्रों ये कुछ शब्द थे। इस प्रकार फिर आप और भी ये कर सकते हो, जैसे आ उपसर्ग है, कृष धातु है और न, संस्कृत में तो त प्रत्यय है, लेकिन हिंदी में इस तरह से ये शब्द जो है वो आक्री और श न से शब्द क्या बन जाएगा, बोलो आकृषण बन जाएगा। इस तरह से इन शब्दों के विषय में जितना आप करोगे उतना ही जो ये आपको अच्छी तरह से हो जाएगा। चलिएगा, तो इसी तरह से एक शब्द है राम और अयन, ये मैं पहले बता चुका हूं। राम और अयन से जो शब्द बनेगा वो रामायण बनेगा। ये विशेष बात ध्यान रखने की है, यहां पर आयन प्रत्यय नहीं है। राम के आगे अयन, अयन का अर्थ होता है विस्तार। रामस्य अयनम चरितम चित्रितम यस्मिन् ग्रंथे तत् रामायणम, ऐसा होता है। तो राम और अयन रामायण बन जाएगा। इसी प्रकार से एक और शब्द है जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। एक शब्द है, इसको महत्वपूर्ण करना, नार और अयन। ये शब्द बनेगा नारायण, भगवान विष्णु को कहते हैं। और मित्रों ये नारा शब्द है। नारा, नारा जो है वो जल को कहते हैं। नारा वही प्रोक्ता, जल जो है उसको नारा कहते हैं। उसको हम नार और अयन कर लेते हैं। वो मनुष्य का विस्तार नहीं है बल्कि जल पर विस्तार जो है, इसलिए उसको नारा और अयन, नारायण और नारा और अयन से नारायणी शब्द का निर्माण होता है। ये था आपका न का न। इतने शब्द यदि आपने कर लिए, कहीं भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या इसके अंदर नहीं आने वाली है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट दीजिएगा, आगे बात करते हैं। तो मित्रों ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जिनके बारे में हमने बात करी कि री, र और श के बाद में यदि क वर्ग का कोई वर्ण आए, यदि प वर्ग का कोई वर्ण आए या अंतस्थ आ जाए तो ऐसा यहां पर हो जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम था। अब चलिए कुछ और, एक जो है व्यंजन संधि का बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र हो सकता है ये एक तो देखिएगा न का न में परिवर्तन कैसे होता है इसके बारे में हमने बात करी। अब व्यंजन संधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट शुरू हो रहा है। एक शब्द है अहन, ये संस्कृत में नपुंसक, क्योंकि संस्कृत में लिंग त्रय की अवधारणा है, और ये शब्द हिंदी में जो है वो पुल्लिंग है। मुझे लगता है कि इस शब्द के बारे में विशेष रूप से जानना चाहिए। ये बहुत भ्रांति है इस शब्द को लेकर के, और आज मैं इस शब्द के बारे में जितने भी शब्द बन सकते हैं, और परीक्षा में ध्यान रखना, हिंदी की परीक्षाओं में सर्वाधिक पूछे जाने वाला ये जो अहन ये शब्द है, ये ध्यान रखिएगा, हर दूसरी परीक्षा में आता है। मित्रों अहन को हिंदी में हम दिवस या दिन का पर्याय मानते हैं, दिवस, दिन या वास्तव जो भी है। अहन शब्द जो है वो समास के अंत में जब जाता है, हिंदी के या संस्कृत के माने सामासिक पद के अंत में जब ये किसी पद का हिस्सा बनता है, द्वितीय पद, तो अंत में, समास के अंत में ये अहन जो है, अहन को हमने ऐसे लिखा है, ये अहन जो है या तो बन जाता है अह और या फिर बन जाता है अहन, ह में न, अहन बन जाता है। जैसे देखिएगा एक शब्द लिख रहा हूं मध्य माने बीच का, और अहन, इसको आप जोड़ोगे तो वैसे ये जो है वो स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और ये शब्द देखो अहन जब जोड़ लेंगे तब ये शब्द ह और न, मध्याह्न बन जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से
अहन और अहन आगे मैं बताऊंगा इसको, अहन और अहन को जोड़ोगे तो अहर अह बन जाता है। यह शब्द भी हिंदी में पूछा गया है। हमने अभी तक ये बात करी कि अहन शब्द संस्कृत में नपुंसकलिंग है, हिंदी में पुल्लिंग है, इसका अर्थ दिवस या दिन होता है। यह अहन जो ऐसा दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ, ये समास के अंत में अहन या अहन जो है वो अह या अहन में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण मैं आपको बता चुका हूं, मध्याह्न अर्थात अहन मानी दिन का मध्य वाला भाग मध्याह्न है, और इसी तरह से पूर्व और अहन, पूर्व और अहन, इस तरह से संधि करोगे तो ये शब्द बनता है पूर्व, फिर हम न, और इसका दूसरा वैकल्पिक रूप हम न भी है, ये दोनों ही ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और ये पूर्वान और पूर्वाहन दोनों चलते हैं। अहन मानी दिन, पूर्व मानी दिन का जो पूर्व वाला भाग है वो पूर्वान है, मध्य वाला जो भाग है वो मध्याह्न है, और अपर वाला बाद वाला जो भाग है उसके लिए शब्द आता है अपराहन। तो ये तीन शब्द हो गए, अपर और अहन, संधि विच्छेद भी सीख गए आप। तो मध्य और अहन से मध्याह्न, पूर्व और अहन से पूर्वाहन या पूर्वान, और इससे अपराहन या अपराहन, इस तरह से दोनों शब्दों को स्वीकृति प्राप्त है। चलिए मित्रों, ये जो अहन है उसके दो नियम हैं। हिंदी व्याकरण में अहन को लेकर के दो नियमों का निर्धारण किया जा सकता है। पहला नियम, यदि अहन शब्द के बाद में र से भिन्न, तो र से भिन्न कह रहा हूं तो र से भिन्न का मतलब क्या हुआ? 44 वर्ण है, उन 44 में से एक को निकाल दो, 43 हो गए। तो र से भिन्न माने 43 वर्ण, अब लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक पंक्ति से सीख जाओगे। तो र से भिन्न कोई भी वर्ण आए, र से भिन्न कोई भी वर्ण आए, तो ये जो अहन है ये परिवर्तित हो जाता है अहर में। बहुत छोटा सा नियम है। अहन के बाद में र से भिन्न कोई भी वर्ण आ जाए, 43 वर्णों में से कोई भी वर्ण आ रहा है, तो अहन जो है उसका अहर बन जाता है। कैसे, आइएगा देखो। जैसे हमने एक शब्द लिया अहन और एक शब्द लिया निशा। अब देखिए ये जो शब्द है ये बनेगा अह, फिर न जो है उसका, देखो अहन जो है उसका क्या बना, अहर बना, और इसमें दो परिवर्तन हुए। देखो अहन का तो अहर बना, और ये जो निशा जो था उसका निश बन गया, मानी आ जो था उसका लोप हो गया, निशा का निश बन गया। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और ये अहन जो है उसका अहर बन गया, और इस शब्द को यदि जोड़ दोगे तो ये शब्द इस तरह से बन जाएगा अहर निश। अहर निश का अर्थ जो है वो होता है, अहन में बता चुका हूं दिन, और निशा मानी रात, मानी दिन और रात। और ये शब्द जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो संधि भी हो गई, समास भी हो गया, अहन का अहर बना, निशा का निश हो गया, शब्द शुद्धि भी हो गई, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा, एक शब्द है अहन और एक शब्द है पति। शब्द बनेगा अहन का क्या बनेगा, बोलो अहर। अब डायरेक्ट लिख देता हूं, प पर चला जाएगा जो अहर का जो र है, और ये शब्द बनेगा अहर पति। अहर पति का अर्थ होता है सूर्य। इसी प्रकार सूर्य का एक वाचक और है, ये पर्यायवाची भी आपके हो रहे हैं। अहन और मणि जो है उसको बोलते हैं अहर मणि। ये मणि में ई जो है वो अरस्व होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से एक शब्द है अहन और मुख। अहन और मुख को जोड़ोगे तो शब्द बनेगा अहर मुख। दिन का बांधव, जो पशु पक्षी इत्यादि जो होते हैं, अहन और बांधव, इसको जोड़ोगे तो शब्द बनेगा अहर बांधव। देखो कितने अच्छे शब्द हैं, अहर बांधव। और इसी प्रकार से अहन का आगमन जो है, अहन का आमुख जो है, दिन का जो आरंभिक भाग है वो है अहर आमुख। महत्वपूर्ण करना इसको, अहर आमुख। और अहन का जो आगम हो रहा है, जैसे हम कह रहे हैं कि दिन का आगम हो रहा है, तो अहन और आगम को जोड़ दोगे तो ये सब बनेगा अहर आगम। और अहन और गण को जोड़ दोगे तो शब्द बनेगा अहर गण, ये ध्यान रखिएगा। अहन और मित्र को जोड़ोगे, दिवस सूर्य, तो अहर मित्र,
इस प्रकार से इन शब्दों का निर्माण होता है। इतने शब्द आपको नहीं तो किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे, नहीं किसी और स्थान में मिलेंगे। इसके बाद कुछ नहीं होगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर के जाइएगा, परीक्षा दीजिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। अहन से बनने वाले जितने शब्द हैं मैं लिख चुका हूं। अब चलिए दूसरा नियम, यदि अहन के बाद में र आ जाता है तो ये जो अहन है र हो तो अहन जो है उसके स्थान पर अहो बन जाता है। बहुत सरल सा नियम है। देखो र से भिन्न कोई वर्ण आएगा तो अहन का आहार बनेगा। इतने शब्द मेरे को बना दिए। अहन का योग यदि र से हो रहा है तो अहन जो है उसका अहो बन जाता है। कैसे? पहला ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, अहन और रात्रि। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना। अहन का क्या बनेगा बोलो? अहो बनेगा। और रात्रि का ई जो है वो चला जाएगा, शब्द बनेगा अहोरात्र। एक सूचना है, किसी भी शब्द में संधि में या समास में, सामासिक पद में अंत में रात्रि नहीं होता। कोई भी शब्द हो उसमें रात्रि नहीं होता। कोई भी शब्द हो उसमें अंत में निशा नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो रात्रि और निशा, रात्रि का रात्र बन जाता है, निशा का निक्ष बन जाता है, अक्षी का अक्ष बन जाता है। किसी भी शब्द के अंत में भा होता है तो वो भ बन जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे निष्प्र और भा, निष्प्रभ शब्द बनता है। इसी तरह से मित्रों नवरात्रि हम बोलते हैं, शब्द है नव और रात्रि, संधि से तो यही है, लेकिन रात्रि का जो इकार है वो चला जाता है। नवरात्र, दिवारात्र, अहोरात्र, बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो अहन और रात्रि से ये महत्वपूर्ण शब्द है और शब्द बनता है अहोरात्र। अर्थ वही है दिन और रात, समास पूछे तो वही है द्वंद समास। यहां पर अहन का पति है, अहन का पति है जो अहरपति सूर्य, षष्ठी तत्पुरुष भी हो सकता है और बहुव्रीहि भी हो सकता है। अहन और मणि वही सूर्य, वही समास रहेगा। अहन का मुख षष्ठी तत्पुरुष समास, अहन के बंधु बांधव षष्ठी तत्पुरुष समास, अहन का मित्र सूर्य के रूप में आएगा तो बहुव्रीहि, बाकी जो है संबंध तत्पुरुष। यहां पर अहन और रात्रि द्वंद समास, यहां पर अहन और निशा द्वंद समास। तो ये ध्यान रखिएगा, समास की दृष्टि से भी और संधि की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5, 10, 15, 20 शब्द हैं इसके, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो अहोरात्र शब्द बन गया। इसी तरह से मित्रों अहन और रात्रि से अहोरात्र बनेगा। अहन और रत्न सूर्य के लिए आता है, अहन का अहो बनेगा और शब्द बनेगा अहोरत्न। अहोरत्न सूर्य को कहते हैं, अहोरत्न। इसी तरह से एक शब्द है अहन रात्रि अहोरात्र, अहोरत्न। हाँ, एक इसमें शब्द रह गया था, ऊपर वाला जो शब्द था इसमें आप लिखिएगा, ये थोड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, मैं यहां पर लिखा रहा हूं। देखो एक शब्द है अहन और अहन, इसको जुड़ने से ये अहन का तो यहां पर अहर बन जाएगा और र का अ इसमें आ जाएगा और अहर अह। हिंदी में तो अहर अह ही रहेगा, संस्कृत में अहर अह बन जाता है। अर्थ होता है दिन दिन, और इसमें अव्यय भाव समास हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से मित्रों अहन रात्रि अहोरात्र, अहन रत्न अहोरत्न। एक शब्द और बहुत महत्वपूर्ण है, लिखिएगा अहन और रूप शब्द बनेगा अहोरूप, अहोरूपम अहोध्वनि। क्या रूप और वो अलग है, वो अहो वहां पर अव्यय है, लेकिन अहन रूप माने दिन का रूप, अहन और रूप शब्द बनेगा अहोरूप। और इसी के साथ अहन की जो संधि जो हो सकती है, जो शब्द हो सकते हैं, मैंने आपके सामने रखे हैं। इसको बार बार अभ्यास कीजिएगा, पढ़िएगा, और जहां पर आपको समस्या हो वहां पर मुझसे बात भी करें। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं कुछ व्यंजन संधि के। इनको मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। बहुत महत्वपूर्ण नियम है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए कोई भी विशिष्ट पद जब पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी क्रमशः पढ़ना चाहिए। जैसे आज आपने न का न वाला और अहन वाला ये दो रूप हृदयंगम कर लिए, तो जो है फिर जीवन में हम उसको बार बार नहीं पढ़े, ऐसा होना चाहिए। जब भी हम पढ़े पूरा पढ़े, कंप्लीट पढ़े, संपूर्ण पढ़े, पूरे मनोयोग से पढ़े, टीवी देखते हुए या कुछ और करते हुए नहीं पढ़े। और देखिए एक ये भी है, ये जो है इनका मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारा उपहार इन कक्षाओं में केवल और केवल एक है, और वो ये है कि हमारा विद्यार्थी वर्ग सफल हो
और आप मनोयोग से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। जहां पर आपको समस्या आती है, हम हमारे निजी समय में से समय निकाल करके आपके साथ होते हैं। प्रयास करता हूं कि प्रत्येक आपके संदेश का उत्तर दूं, लेकिन आप कोई भी संदेश जो प्रेषित करें उससे पहले जरूर एक बार देख लें कि उसका इसके संदर्भ में जो मेरा जो मंतव्य है वो क्या है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों, कुछ शब्द हैं, मैं अब आपको नियमों में नहीं बांध रहा हूं, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं। देखिए, एक शब्द है परागरण, एक शब्द है वाग्घरी, एक शब्द है वाघंता, वाघंता ये घ है। वाघंता, ये कुछ शब्द हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, अर्थ तो था लेकिन हिंदी में अब इन शब्दों का प्रयोग, इन शब्दों की जो प्रयोगता है वो बहुत कम है यत्र कुत्र, लेकिन बहुत कम है। ये संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी की परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए पूरे मनोयोग से इनको सीखना है। वाघंता है, प्रागभरण हो गया, वाघघरी हो गया, वाघंता हो गया। इसी तरह से एक शब्द बनता है अध्रस्व, अध्रस्व। इसी तरह से एक शब्द अज्झल भी बनता है, अज्झल। मित्रों, एक शब्द बनता है षड्ढल, षड्ढल। ये कुछ शब्द हैं, ये 6 शब्द हैं। इन 6 शब्दों का नियम में लिखाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा। आपको सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि क के बाद में या क वर्ग के किसी भी शब्द, इसमें तो है ही नहीं, चलो हम तो अच्छा हाँ, क के बाद में, च के बाद में जो है वही बता देता हूं, और ट के बाद में यदि ह वर्ण का योग हो तो ये जो क है उसका तो तीसरा वर्ण घ बन जाता है, और ये हलंत है तो ये भी हलंत, और ये ह जो है उसका इस क वर्ग का चौथा वर्ण घ बन जाता है। याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। ऊष्म वर्ण की संख्या 4 होती है, श, श, स और ह, ये चौथा वर्ण है, और ये भी चौथा वर्ण है, क, ख, घ, घ। हालांकि इसमें महाप्राणत्व है, ह भी महाप्राण है और घ भी महाप्राण, घ ये वाला, घ आगे वाला। तो ये कहने का मतलब है कि वर्ग का प्रथम वर्ण अपने वर्ग का तीसरा बन जाता है, और ह का उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण बन जाता है। ये एक एक नियम लिखाएंगे तो बहुत समय लगेगा, आप इसको ट्रिक को समझो। च का तीसरा वर्ण क्या होगा, ज, और ह का च वर्ग का चौथा वर्ण क्या होगा कि झ, तो ये झज इस तरह से बन जाता है। ट का तीसरा ड होता है, ट वर्ग का चौथा वर्ण जो है वो ढ होता है। आइए इसकी बात करते हैं। पहला शब्द प्रागहरण, प्राक मानी पहले, हरण पूर्व से किसी चीज का हरण होता है, तो ये प्राक शब्द है, प्राक का पहले होता है। ये हरण शब्द देखो, क का योग ह से हुआ है, क को क्या बना दिया मैंने, घ बना दिया, और ह को क्या बना दिया, घ बना दिया, शब्द बना गया प्रागहरण। इसी तरह से वाघहरी शब्द है, संधि विच्छेद है, वाघ और हरि, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है, ये भी ध्यान रखना। वाघ और हरि, अब ये क जो है उसका क्या बनेगा बोलो, घ, और ह का क्या बनेगा, घ, और ये शब्द बनता है वाघघरी। ये शुद्ध अशुद्ध में भी कई बार आता है। इसका एक वैकल्पिक रूप वाघहरी भी चलता है, वाघहरी, लेकिन ये संस्कृत में है वैकल्पिक रूप, हिंदी में वैकल्पिक रूप नहीं है। तो वाघहरी का मतलब क्या है, वाणी में जो हरि मानी श्रेष्ठ है, वाघहरी मानी पुरुष सिंह की तरह है। ये वाणी में जो श्रेष्ठ है, वाणी में जो हरि के समान है, वह वाघहरी है। वाणी का जो हंता है, किसी ने, हम कहते हैं ना, उसने उसकी वाणी का हरण कर लिया, तो वाक और हंता, तो ये शब्द क्या बनेगा बोलो, वाक का घ बनेगा, ह का घ बनेगा, घ है तो घंता, वाघंता। कुछ लोग इसको वाघधरी कर देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तीनों शब्द हो गए, प्रागहरण, वाघहरी, वाघंता। चलो मित्रों, अध्रस्व, संधि विच्छेद है अच और हरस्व, अच और हरस्व। एक तो ये ह में र है, ह में जब री जुड़ता है तो ये ह है और ये री है, ये हरस्व है। हृदय लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, और हरस्व छोटा वाला लिखोगे तो हरस्व, ये इसका उच्चारण है हरस्व। ये च का योग ह से हो रहा है तो ये जज बना दो इस तरह से, तो च का तो च, च ज तीसरा बन गया, और इस जवर का चौथा वर्ण ज है, तो क्या करूंगा, ये देखो मैंने झ बना दिया, और ये ह में र है तो इसको इसमें भी करना पड़ेगा, और ये शब्द क्या बनेगा, अध्रस्व।
षट और हल आगे वाला शब्द है। अच्छा, एक शब्द और है, अच और हल, मानी स्वर और व्यंजन। इसका मतलब है अच मानी स्वर है, जो ह्रस्व स्वर है हिंदी में, अ ई उ और ऋ, ये 5 स्वर, 4 स्वर हिंदी में, 5 स्वर संस्कृत में जो ह्रस्व है। और ये अच और हल, ये च का ज बना, ह का झ बने, और ये शब्द बना अज्झल। मित्रों, इसी तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसी तरह से जो है एक शब्द है षट, 6 को कहते हैं, और हल हम जानते हैं। तो ये देखिएगा, ट का योग ह से बाद ये ऐसी ध्वनि आ जाएगी डढ़, लेकिन इसका तरीका ये है कि ट का तीसरा ड और ट का चौथा जो है वो ढ, और ये शब्द है षड्ढल। यदि आपसे ये पूछेंगे तो यही 5 शब्द 6 शब्द है, इसके बाद कुछ नहीं जाएगा। किसी भी हिंदी की परीक्षा में आज तक कहीं भी इस नियम वाले शब्द नहीं पूछे गए। वो जो शब्द है कौन कौन से, एक तो मैंने आपको पद्धति शब्द जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, वो उसकी आवश्यकता नहीं है। पद्धति है, उद्धृत है, ये मैं बता चुका हूं आपको, उद्धरण है, उद्धार है, उद्धव है, वह सारे के सारे जिसमें मैंने आपको च संबंधी नियम जिस दिन पढ़ाए थे वो 5-6 शब्द बताए थे। तो वापस पुनरावृत्ति करने का कोई जो है तात्पर्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नए हैं जो उस कक्षा में नहीं लिए थे, उनको मैंने यहां पर लिया। इसके बाद किसी भी परीक्षा में आज तक कभी भी नहीं पूछा गया। बिल्कुल आप जो है निश्चिंत होकर के जाइएगा। चलिएगा, कुछ और शब्द है व्यंजन संधि में जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। मित्रों, कुछ शब्दों का संधि से बहुत पूछा जाता है, जैसे उत्थान है, उत्थापन है, उत्थाय है, उत्थित है, उत्थम्बनम, लेकिन वो हिंदी में नहीं पूछा जाएगा। उद और स्थान से उत्थान बनता है। पहले मैं इनका संधिविच्छेद करता हूं। उत्थान का संधिविच्छेद उद और स्थापन होता है। उत्थाय का संधिविच्छेद उद और स्थाय होता है। उत्थित का संधिविच्छेद उद और स्थित होता है। चलिए, उत्थान मानी अपने उद मानी ऊपर, अपने स्थान से कोई व्यक्ति ऊपर उठ जाता है वो उत्थान है। उत्थापन भाववाचक शब्द है, स्थापन। उत्थाय का मतलब उठकर होता है, और उत्थित मानी ऊपर हो गया है, जो स्थित वो उत्थित है। अर्थ भी मैंने बता दिए। चलिए, तरीका क्या है। ये उद और स्थान जो आया उसमें देखो 2 चेंज हुए। ये द जो था उसका क्या बना, त। स का सब जगह लोप हो जाता है, ये लोप हो गया। और जहां जहां पर द देख रहे हो, द का त बन गया, द का त बन गया। ये इतना सा परिवर्तन इसमें हुआ और कुछ नहीं। मैं लंबे लंबे नियम लिखा करके आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ये 4 ही 5 शब्द हैं, इसके बाद कोई शब्द नहीं आता, ये ध्यान रखना। उत्थान, उत्थापन, उत्थाय और उत्थित, आप इसको नोट कर लें, इसके बाद कुछ भी नहीं है। मित्रों, कुछ शब्द और है। एक शब्द है मनीष, एक शब्द है मनीषा, एक शब्द है मनीषी। तो यहां पर ध्यान रखना, मनीष का संधिविच्छेद होता है मनस और ईश। संस्कृत में तो इसके लिए कोई अलग सूत्र है, वो टी लोप हो जाता है, अचोन्त्यादिति और फिर टी का लोप हो जाता है। इसमें अस टी संज्ञक है और फिर उसमें ईश जुड़ जाएगा। हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में इसके संधिविच्छेद आपको समझ लेना है, मनस और ईशा और मनस और ईसी। देखो, मनस और ईशा में हुआ क्या है, यहां पर इन मनस में आया हुआ जो अस है उसका लोप हो गया। तो ऐसे याद रख लो कि मन न हलंत हो गया और हलंत न में ईश जुड़ गया, तो शब्द क्या बना, मनीष। इसी तरह से इसका अस और ईशा जुड़ गया, मनीषा। इस मनस का जो अस है ना, इसका लोप हो जाता है, ये टी संज्ञक है। संस्कृत में तो इसके लिए सूत्रों से काम होता है, लेकिन हिंदी में उतना आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मन मन हलंत हो जाएगा, ईसा जोड़ मनीषा बन जाएगा। इसमें भी वही हो जाएगा, अस लोप हो जाएगा, ईशी जोड़ दोगे मनीषी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। मनीष शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मनीषा बुद्धि को कहते हैं, और मनीषी जो बुद्धि वाला है। बुद्धि वाले तो हम सभी हैं, लेकिन जिसकी श्रेष्ठ बुद्धि है वह मनीषी है। 3 शब्दों की हम बात कर रहे थे, मनीष, मनीषा और मनीषी। और इसी के साथ में मैं इस कक्षा को विराम देता हूं। आप सभी जो हैं वो जो है आप मनीषा के स्वामी हो, मनीषी बने, मेरी बहुत शुभकामनाएं। इस कक्षा को बार बार सुनेगा। कहीं पर भी कोई आपको जहां पर समझ में नहीं आया हो, कहीं पर कोई भ्रम हो, तो एक बार भ्रम उपस्थित होने से पहले उसको ध्यान से सुने, और उसके बाद में जो है आपको फिर भी कोई समस्या हो तो मुझसे जरूर संपर्क करें। मित्रों, धन्यवाद, नमस्ते।